और इस बीच आपको बता दूं, मंत्रालय जाने से पहले अजीत पवार ने अपने साथियों के साथ बैठक की है, जिसमें वो मंत्री शामिल हैं जिन्होंने उनके साथ शपथ ली। अजीत के घर पहुंचे थे एनसीपी के नए मंत्री। सीएम शिंदे की बैठक में जाने से पहले यह बड़ी मीटिंग हुई है और इसमें हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल मौजूद रहे बैठक में। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं रौनक कुकरेल के पास, उसके बाद मैं मृत्युंजय आपके पास भी आऊंगी। लेकिन रौनक, ये जो बैठक हुई है मंत्रालय जाने से पहले, जो अजीत पवार ने अपने घर पर नए मंत्रियों के साथ एनसीपी के बैठक की है, उसमें किस तरीके की रणनीति बनाई गई है और क्या उस बैठक में सिर्फ इन मंत्रियों को ही बुलाया गया था? क्योंकि पहले तो यह कहा जा रहा था कि अजीत पवार ने तमाम जो उनके साथी विधायक हैं जिनका साथ होने का वो दावा कर रहे हैं, उन्हें भी बुलाया घर पर। जी देखिए रोमाना, अजीत पवार की स्टाइल रही है। अजीत पवार पिछले कई सालों से जब भी मंत्री बने हैं, ये तो एनसीपी की एक स्टाइल रही है कि कैबिनेट बैठक के पहले वे अपने लोगों के साथ एक प्री कैबिनेट बैठक जो है करते हैं, जिसमें इस बात की रणनीति तय की जाती है कि कौन सा प्रस्ताव आज कौन से मुद्दे एजेंडे पर है और अगर ये मुद्दे एजेंडे पर आते हैं तो उस पर पार्टी के तौर पर अपना क्या रुख रहेगा। तो उसके सिलसिले में अजीत पवार के घर पर ये सभी नेता जुटे थे जो कि कैबिनेट का हिस्सा है और वहां से वे सीधे अब मंत्रालय की तरफ निकले हैं। कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रालय पहुंच चुके हैं। अब से लगभग पौने घंटे के बाद जो है कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। मृत्युंजय के पास आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय, महाराष्ट्र की सियासी हलचल में आज जब बैठकों का दिन है तो आपकी नजर कहां पर? रोमाना, आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक होने वाली थी तिलक भवन में, लेकिन लोकेशन बदल गया है। अब विधान भवन में कांग्रेस दफ्तर में बैठक होने जा रही है और थोड़ी देर बाद वो बैठक शुरू होगी। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बैठकों का दौर जारी है। एक शिवसेना बैठक कर रही है, कैबिनेट की मीटिंग है और कांग्रेस भी बैठक कर रही है। कांग्रेस अब अपने आप को देख रही है कि वो एमवीए में कहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी, इन तीन, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इन तीन को मिलाकर एमवीए बना हुआ था मुख्य दलों को। लेकिन इसमें देखिए शिवसेना टूट चुकी है। उनके 54 में से 40 विधायक शिंदे गुट के साथ चले गए और अब एनसीपी का भी वही हाल है। तो यानी एमवीए में बचा क्या? तो क्या कोई तर्क रहता है एमवीए में बने रहने का, या फिर अब वो सीधे तौर पर शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन कहलाएगा और शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन सीधे एक मंच पर यह कहीं ना कहीं अस्वीकार्य ही नजर आएगा, क्योंकि स्थितियां काफी कुछ शिवसेना उद्धव गुट के खिलाफ चली जाएंगी। तो ऐसे पर अब कांग्रेस भी फैसला लेगी कि आखिरकार हमें क्या करना है और यहाँ जो फैसला लिया जाएगा वो आला कमान को, यानी कि दिल्ली भेजा जाएगा, केंद्रीय नेताओं को भेजा जाएगा वहां पर दिल्ली में, और वहां पर फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार भविष्य क्या है एमवीए का और कांग्रेस को किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्या गठबंधन में बने रहना है या फिर अब एकला चलो वाली राजनीति करनी है, कांग्रेस अपने अलग रास्ते पर चलेगी। जी, लेकिन देखिए जो बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस को फैसला करना है, एकला चलो वाली राह पर उसको चलना है, क्या इसी दिशा में जितेंद्र दीक्षित भी उससे पहले बात कर रहे थे कि साहब शिवसेना में भी कुछ इसी बात को लेकर मंथन होना है कि महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या रहने वाला है। पर जितेंद्र, सवाल यहां पर यह बड़ा हो जाता है कि महाराष्ट्र की 2024 विधानसभा चुनाव वाली लड़ाई से पहले 2024 लोकसभा की लड़ाई है ना, और उस 2024 लोकसभा की लड़ाई के लिए विपक्षी एकता, जिसका ढोल लगातार इन तमाम विपक्षी दलों की तरफ से पीटा जा रहा है, ऐसे में क्या इतनी जल्दी महाविकास आघाड़ी को डिसमेंटल करने का रिस्क ये विपक्ष के नेता लेंगे? जितेंद्र दीक्षित, देखिए महाविकास आघाड़ी जो सामने स्थितियां नजर आ रही हैं रोमाना, उससे यही नजर आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है पूरी तरह से कमजोर हो गई है। 3 घटक दल हैं महाविकास आघाड़ी के, शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट, एनसीपी और कांग्रेस। उसमें से 2 पार्टियां जो है वो बिखर चुकी हैं। शिवसेना बिखर चुकी है, 2 धड़ों में बंट गई। इसके अलावा एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई और कांग्रेस जो तीसरी और सबसे छोटी पार्टी थी इस घटक दल की, उसकी हालत भी काफी पतली है। तो ऐसे में ये जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से एनसीपी टूटी है, उसको साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ही जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी जो है इन 2.5 सालों में मजबूत हो रही थी,
वो एक चैलेंजर बनकर उभर रही थी बीजेपी के लिए। और बीजेपी को अगर वापस से 2024 में सत्ता में लौटना है तो ऐसे में महाराष्ट्र से ज्यादा सीटें हासिल करना उसके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र की, और अगर यहां पर विपक्ष मजबूत रहता तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती थी। और ये ऑपरेशन उसी को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कराया गया है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र के हलचल पर नजर बनी हुई है और सवाल यही कि महाराष्ट्र में आखिरकार बीजेपी वर्सेस कौन होगा, क्या होगा, इसकी तस्वीर भी क्या आज इन बैठकों से साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।